Hello student. Example 2.6. Two clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory. At 12 hour 00 minute 00 second noon by the standard clock, the reading of the two clocks are tabulated here. If you are doing an experiment that requires precision time interval measurements, which of the two clock will you prefer? Student, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ. We have two clocks, clock 1 and clock 2. These two clock are tested against the standard clock. Standard clock मतलब कि एटॉमिक क्लॉक जो कि NPL में रखी हुई है. ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 डेज को जब स्टैंडर्ड क्लॉक में मतलब एटॉमिक क्लॉक में टाइम हुआ था 12 आवर्स 0 मिनट 00 सेकंड नून. ठीक है, जब स्टैंडर्ड क्लॉक में ये टाइम था, स्टैंडर्ड क्लॉक वॉज शोइंग दिस टाइम. एट दैट टाइम द टाइम शोन बाय द क्लॉक 1 ऑन मंडे वॉज दिस. टाइम शोन बाय द क्लॉक 2 ऑन मंडे वॉज दिस. ठीक है, मतलब जब एटॉमिक क्लॉक में स्टैंडर्ड क्लॉक में 12:0 और 0 सेकंड का टाइम हुआ था दोपहर के, आफ्टरनून के, नून के सॉरी, तो उस टाइम पर क्लॉक 1 में मंडे के दिन ये टाइम था और क्लॉक 2 में ये टाइम था. वैसे बाकी डेज का भी टाइम यहाँ पर शो किया है. अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इफ़ यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट विच रिक्वायर्स द प्रिसीजन, तो आप दोनों में से कौन सी क्लॉक को प्रीफर करोगे. तो स्टूडेंट, हियर वी विल डिटरमाइन द वेरिएशन ऑफ द क्लॉक 1 एंड द क्लॉक 2. क्लॉक 1 से जो टाइम का मेजरमेंट है, ये क्लॉक 1 के टाइम मेजरमेंट्स है. तो क्लॉक 1 का जो टाइम मेजरमेंट है वो कितना वेरी होता है 12 क्लॉक के रेफरेंस में, तो वो हम फाइंड करेंगे. ओके, तो सी हियर in standard clock, atomic clock, the time is 12 hours 0 minute 0 second. तो यहाँ पर जो टाइम है वो उससे 5 सेकंड ज़्यादा है. यहाँ पर जो टाइम है वो 1 मिनट और 15 सेकंड ज़्यादा है. मतलब स्टैंडर्ड क्लॉक में 12:0 0 सेकंड हुए हैं, पर क्लॉक 1 में ट्यूसडे के दिन उस टाइम पर मतलब 12:0 0 सेकंड पर क्लॉक 1 का टाइम है 12:1 और 15 सेकंड. सो दिस इज वेरी लार्ज वेरिएशन ऑन द पॉजिटिव साइड. बराबर, इससे भी ज़्यादा कोई वेरिएशन है यहाँ पर. तो देखो ये 1 मिनट 15 सेकंड है, ये 1 मिनट 50 सेकंड है. तो ये ज़्यादा वेरिएशन है इसके कंपैरिजन में. ठीक है, स्टैंडर्ड क्लॉक में, स्टैंडर्ड क्लॉक मतलब एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक में 12:0 0 सेकंड है और क्लॉक 1 क्या टाइम शो कर रही है 12:1 और 50 सेकंड. तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. ठीक है, इससे ज़्यादा और कोई वेरिएशन नहीं है. सो आई विल कंसिडर दिस वेरिएशन ऑन द हायर साइड. हायर साइड मतलब ज़्यादा. सिमिलरली आई विल फाइंड द वेरिएशन ऑन द लोअर साइड ऑल्सो. मतलब कौन से दिन क्लॉक 1 का टाइम स्टैंडर्ड क्लॉक से लेफ्ट साइड पर या तो लोअर साइड पर मैक्सिमम है. तो लोअर साइड पर देखो ये 11 आवर 59 मिनट 8 सेकंड, कितना डिफरेंस है स्टैंडर्ड क्लॉक के टाइम और इसमें टोटल 52 सेकंड का डिफरेंस है. बराबर, और अगर आप देखोगे तो ये इसके कंपैरिजन में ये लेस वेरिएशन है. सो दिस इज मोर वेरिएशन ऑन द लोअर साइड. सो दिस, so here we will determine the variation of the clock 1 with respect to 12 o'clock. Here
we will determine variation of clock 1 on higher side. सो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, दिस इज द टाइम ऑन द हायर साइड, तो ये 12 आवर 1 मिनट और 50 सेकंड का और इसका डिफरेंस लो, तो दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 मिनट 50 सेकंड. सो हियर वी विल डिटरमाइन द वेरिएशन ऑफ क्लॉक 1 ऑन हायर साइड. तो दिस वेरिएशन इज कितना हुआ? 1 मिनट 50 सेकंड और इसका डिफरेंस मतलब 12 आवर 1 मिनट 50 सेकंड माइनस 12 आवर 0 मिनट 0 सेकंड, तो ये कितना हुआ टोटल? 1 मिनट 50 सेकंड. ठीक है, अब 1 मिनट मतलब कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड प्लस 50 सेकंड, सो कितना हुआ? वेरिएशन इज 110 सेकंड. समझ में आया आपको 110 कैसे आया? मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, पर आप सुन लो. 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और 60 सेकंड प्लस 50 सेकंड दैट इज 110 सेकंड. सो क्लॉक 1 का हायर साइड पर वेरिएशन इतना है 110 सेकंड का. सिमिलरली वेरिएशन ऑफ क्लॉक 1 ऑन लोअर साइड, मतलब क्लॉक 1 का टाइम 12 o'clock के रेफरेंस में कितना मैक्सिमम वेरी करता है, पर कौन से साइड पर? लोअर साइड पर, वो हम डिटरमाइन करेंगे. तो ये है 59 मिनट 8 सेकंड. तो इसमें से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 52 सेकंड. सो वेरिएशन ऑफ क्लॉक 1 ऑन लोअर साइड इज 52 सेकंड. सो ये 110 सेकंड और 52 सेकंड को ऐड कर दो तो हमें मिलेगा रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ क्लॉक 1 is how much? 110 plus 52, 162 सेकंड. इज दैट क्लियर? बिल्कुल उसी तरह से हम क्लॉक 2 के लिए भी करेंगे. सो वेरिएशन ऑफ क्लॉक 2, वेरिएशन ऑफ क्लॉक 2 ऑन हायर साइड. अब देखो, क्लॉक 2 जो है उसके जो टाइमिंग्स है वो मोस्टली 10 आवर 15 मिनट और 0 सेकंड के आसपास वेरी करते हैं. तो यहाँ पर जैसे हमने 12 लिया था, 12 आवर 0 मिनट 0 सेकंड लिया, यहाँ पर हम 10 आवर 15 मिनट और 0 सेकंड के रेफरेंस में यहाँ पर हम वो वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे. तो 12 आवर 15 मिनट 0 सेकंड से हायर साइड पर कितना वेरिएशन है? देखो, ये है 10 आवर 15 मिनट 18 सेकंड. ठीक है, ये है 10 आवर 15 मिनट 7 सेकंड. यहाँ पर 10 आवर 14 मिनट 53 सेकंड, 10 आवर 15 मिनट 24 सेकंड. तो ये जो टाइमिंग है वो 10 आवर 15 मिनट 0 सेकंड से हायर साइड पर मैक्सिमम वेरी करता है. और लोअर साइड पर कौन सा वेरी करता है? देखो, यहाँ पर सिर्फ 1 सेकंड लेस है. ठीक है, यहाँ पर 7 सेकंड लेस है, तो ये वाला आएगा. This time is more than 10 hour 15 minutes 0 second by 24 second, and this time is less than the 10 hour 15 minutes 0 second by 7 second. तो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ क्लॉक 1, वेरिएशन ऑफ क्लॉक 2 ऑन हायर साइड इज कितना हुआ? 7 सेकंड यहाँ पर. एंड
वेरिएशन ऑफ क्लॉक 2 ऑन लोअर साइड इज कितना हुआ ये 1 सेकंड स्टूडेंट, हायर साइड पर 24 सेकंड है, सॉरी हायर साइड पर 24 सेकंड, ये वाला हायर साइड पर, और लोअर साइड पर कितना 7 सेकंड। तो इसके ऊपर से हमको मिलेगा रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ क्लॉक 2, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ क्लॉक 2 इज कितना 24 + 7 = 31 सेकंड। इसका मतलब कि क्लॉक 1 का जो टाइम वेरिएशन है 12 o'clock के रेफरेंस में वो कितना लेस टाइम शो करती है, कितना मोर टाइम शो करती है, उसका जो रेंज है ओके वो है 162 सेकंड। 12 o'clock से लेस और 12 o'clock से मोर जो वेरिएशन है वो है 162 सेकंड। और यहाँ पर क्लॉक 2 में 10 hour 15 minute 0 सेकंड के कंपैरिजन में जो हायर साइड पर जो वेरिएशन है वो कितना है 24 सेकंड, लोअर साइड पर जो वेरिएशन है वो 7 सेकंड है। तो उसका जो टाइम का जो वेरिएशन है, टाइम बताने का जो वेरिएशन है एक्चुअल टाइम से हायर साइड और लोअर साइड पर जो टाइम उसका फ्लक्चुएट होता है उसकी जो रेंज है वो है 31 सेकंड। तो यहाँ पर कौन से क्लॉक का वेरिएशन सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट क्लॉक का वेरिएशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ क्लॉक 1 is 162 second and that of clock 2 is 31 second. Okay, now here you will say one thing, that the time shown by the clock 1 is close to, most of the time shown by the clock 1 is close to 12 hours 0 minute 0 second, and most of the time shown by the clock 2 are almost 1 hour 45 minute less than the 12 o'clock. Okay, student, here the time shown by the clock 2 are less than the 12 hour 0 minute 0 second by almost 1 hour 45 minute. So this means that the clock 2 has zero error. क्लॉक 2 में कौन सी एरर है, क्योंकि क्लॉक 2 का जो टाइम है वो 12 बजे से ऑलमोस्ट 1 घंटे 45 मिनट जितना कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉक 2 में ज़ीरो एरर है। क्लॉक 2 हैज़ ज़ीरो एरर, इसको बोलेंगे क्लॉक 2 हैज़ नेगेटिव एरर। बुक में लिखा है क्लॉक 2 हैज़ ज़ीरो एरर, बट उसको अगर हम स्पेसिफिकली बोलना चाहे तो हम ऐसा बोलेंगे कि क्लॉक 2 हैज़ अ ज़ीरो एरर, सॉरी क्लॉक 2 हैज़ अ नेगेटिव एरर। ज़ीरो एरर बराबर ही है, पर क्लियरली बोलना है तो क्लॉक 2 हैज़ अ नेगेटिव एरर। अब ये जो नेगेटिव एरर होती है ना, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। क्लॉक 2 हैज़ ज़ीरो एरर विच कैन बी ईजीली करेक्टेड। कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो आप लेबोरेटरी में फिजिक्स या प्रैक्टिकल में सीखोगे, बट जो ज़ीरो एरर होती है उसको आप करेक्ट करके एक्यूरेट आंसर ऑब्टेन कर सकते हो, बराबर। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वेरिएशन इन द रीडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is variation in time reading. So conclusion क्या है? Hence we will prefer
क्लॉक 2, क्लॉक 2 को हम प्रिफर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक के अंदर जो उन लोगों ने सॉल्यूशन दिया है वो बहुत ही शॉर्ट में है, और 162 कैसे आया, 31 कैसे आया, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी उन लोगों ने प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझ लो। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देख के ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा और फिर आप उसको लर्न भी कर लो। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन दिस। Student, our topic is combination of error. I have explained you about the error. I said that whenever we do an experiment in the physics, there will be always an error in the measurement. Now, suppose we are measuring some physical quantity, and in the measurement of that physical quantity, there involves measurement of other physical quantities. So in the measurement of every physical quantity there will be an error. So when you measure the main physical quantity, then the error in all the measurement will be combined and they will produce a large error in the final measurement. मैं आपको समझाता हूँ। For an example, suppose you have given a block, आपको एक ब्लॉक दिया है। ओके, इस तरह से एक ब्लॉक दिया है, this way, and you are asked to find the density of that block. इसकी क्या फाइंड करनी है? डेंसिटी। फाइंड डेंसिटी ऑफ क्यूब, ये जो क्यूब है इसकी आपको डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज मास डेंसिटी, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इज व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो इफ यू वांट टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ दिस क्यूब, यू हैव टू मेजर 4 क्वांटिटीज। आपको 4 क्वांटिटी मेजर करनी पड़ती है। आपको मास मेजर करना पड़ेगा, आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, आपको 4 क्वांटिटीज मेजर करनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इन एवरी मेजरमेंट देयर विल बी एन एरर, तो अगर आप मास मेजर करोगे तो देयर विल बी एन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। व्हेन यू विल मेजर लेंथ, देयर विल बी एन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑल्सो। ब्रेड्थ के मेजरमेंट में भी एरर होगी, हाइट के मेजरमेंट में भी एरर होगी। सो ये सब क्वांटिटी के मेजरमेंट में एरर होगी और उसके वजह से डेंसिटी में भी एरर आएगी। ठीक है, सो मास विल कंट्रीब्यूट सम एरर, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल्सो कंट्रीब्यूट सम एरर, एंड ऑल दिस एरर आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस मोर एरर in the measurement of density. So this is known as the combination of error. So when we are doing some experiment, and in that experiment there are many measurement involved, then every measurement contribute own error, and because of that the final measurement contains a very large error. So here our next topic is combination of error. How the errors are combined, that we have to understand here. Okay student, so first we will discuss error in sum. Okay, the first is the error of a sum and difference. Number 1, error of sum मतलब एडिशन, सम एंड डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। ओके, सो समझते हैं कि एरर कैसे कंबाइन होती है। सो लेट अस कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी
A and B. Okay, we want to find their sum. हमको दोनों का सम फाइंड करना है, ए का और बी का सम फाइंड करना है. ए और बी क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी है. फॉर एन एग्जांपल, ए इज मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, बी इज मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, एंड यू वांट टू फाइंड द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट ए का मास, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करना पड़ेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? ओके, सो ये जो ए है वो एक क्वांटिटी है, बी एक क्वांटिटी है. ठीक है, अभी मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था. कौन सा टॉपिक? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर. उस टॉपिक में कैसे मेजरमेंट करते हैं वो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी क्वांटिटी है, फॉर एन एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास है तो उसके मास का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं कि 5 टाइम्स हम मेजरमेंट करते हैं उसके मास का. मतलब अगर ऑब्जेक्ट है तो 5 टाइम्स उसका हम मास मेजर करते हैं, M1, M2, M3, M4, M5. ठीक है, फिर हम उसका एवरेज फाइंड करते हैं, फिर वी फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, देन वी फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, ऐसे सब करते थे ना. वो टॉपिक, वो जो वीडियो है वो आप अच्छे से देख लेना. अगर अच्छे से देखा हुआ है तो फिर ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अगर वो समझ में नहीं आया है और आप इसको समझ रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा. तो उस टॉपिक में मैंने आपसे एक बात कही थी कि द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस और माइनस डेल्टा ए. ये मैंने आपको कहा था कि मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कंसेप्ट का यूज करने वाला हूं. देखो, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए कैन बी represented as A is equal to A plus or minus delta A. ओके, अब थोड़ी देर पहले मैंने जो लिख के रब कर दिया वो क्या था? स्मॉल a प्लस और माइनस डेल्टा है. वही चीज मैंने फिर से लिखी है बट विद द डिफरेंट नोटेशन. स्मॉल a के जगह पर कैपिटल A लिखा है. कैपिटल A कोई क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी मास, इट कैन बी लेंथ, रेडियस, टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा है. अब आप बोलोगे कि सर इसका मीनिंग क्या है? तो स्टूडेंट आप इसको क्लियरली समझ लो. व्हाट इज ए? ए इज टोटल मेजरमेंट. दिस इज टोटल मेजरमेंट. व्हाट इज बी? B is average or mean value of measurement. And what is this delta A? This delta A is average, मतलब mean, absolute एरर इन मेजरमेंट. स्टूडेंट जितना डिटेल में मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना, उतना डिटेल में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है. सो देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिपोर्टेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए. यहाँ पर ए और यहाँ पर ए है. आप ऐसा मत समझना कि ये दोनों ए एक ही है. बुक में तो ऐसा लिखा ही हुआ नहीं है. बुक में जो लिखा है अगर वो समझाऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. इसलिए मैंने मेरे हिसाब से थियरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है. ठीक है, तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, बट उनके जो मीनिंग्स है वो डिफरेंट है. दिस ए इज द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट. कैसे फाइंड करते हैं वो टॉपिक में समझाया था, एब्सोल्यूट एरर के टॉपिक में. ये डेल्टा ए है एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट, और ये ए क्या है? दिस इज द टोटल मेजरमेंट.
So total measurement can be represented like this. Is it clear to you? So we have this. Similarly, measurement of quantity B can be represented B is equal to B plus or minus delta B. Is that clear? इसको इक्वेशन 1 डिनोट करते हैं, इसको इक्वेशन 2 डिनोट करते हैं. So this is the measurement of quantity A, this is the measurement of quantity B. Now we want to find sum of A and B. So let Z equal to A plus B. Z क्या है? Z is the sum of A and B. हमें फाइंड करना है कि ये Z में कितनी एरर होगी. A में एरर होगी, हर मेजरमेंट में एरर होती है. A में एरर होगी, B में एरर होगी, तो स्टूडेंट ऑब्वियसली उनके सम में भी तो एरर होगी ही ना. ओके, तो Z है A और B का सम. अब क्या करना है, दोनों साइड पर एरर कंसीडर करो. कंसीडर एरर ऑन बोथ साइड. सो Z को हम लिखेंगे Z प्लस और माइनस डेल्टा Z, A प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस और माइनस डेल्टा B. इज दैट क्लियर? ओके, दिस इज इक्वल टू A प्लस B. ये A और B को कंबाइन कर दिया, प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस और माइनस डेल्टा B. वी हैव दिस Z प्लस और माइनस डेल्टा Z. नाउ व्हाट इज दिस Z? Z इज इक्वल टू A प्लस B. सो इसको और इसको कैंसल कर दो. सो प्लस और माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस और माइनस डेल्टा B. अच्छा, अब ये डेल्टा Z क्या होता है? जैसा डेल्टा A था, एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A, वैसे डेल्टा Z क्या है? डेल्टा Z इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इन Z. सो डेल्टा Z इज मीन एब्सोल्यूट एरर इन Z. अब यहां पर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो यू टेक प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस. सो वी विल हैव टोटल 4 वैल्यू. स्टूडेंट, जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं उस तरह से बुक में और मैंने आपको जो पैम्पलेट दिया है उसमें डिफरेंस है. मतलब पैम्पलेट जो है वो बुक के हिसाब से है, मैं जो समझा रहा हूँ वो बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ. तो आप ये मत सोचना कि सर ने समझाया कुछ अलग तरह से है और पैम्पलेट में कुछ अलग तरह से दिया है. अगर मैं सिर्फ पैम्पलेट का बुक का समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ. समझने के लिए ये समझने का और लिखने के लिए पैम्पलेट में से लिखने का. सो डेल्टा Z is mean absolute error in Z. It has 4 values. कौन कौन सी 4 वैल्यूज होगी? नंबर 1 डेल्टा A प्लस डेल्टा B. दोनों जगह पर, यहां पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, दोनों जगह प्लस लो. नंबर 2 है, यहां लिख देता हूं, नंबर 2 है डेल्टा A माइनस डेल्टा B. यहां पर प्लस लो, यहां माइनस लो. नंबर 3 माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B. एंड नंबर 4 इज माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B. सो डेल्टा Z हैज 4 पॉसिबल वैल्यूज, दिस पॉसिबल वैल्यूज, दिस 4 पॉसिबल वैल्यूज. अब ये चारों पॉसिबल वैल्यू में सबसे मैक्सिमम कौन है? दिस इज मैक्सिमम, क्योंकि दोनों जगह प्लस है. डेल्टा A प्लस डेल्टा B इज मैक्सिमम वैल्यू.
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज मैक्सिमम वैल्यू. तो देयरफॉर डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. इज दैट क्लियर? तो डेल्टा जेड इज द एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड. डेल्टा ए इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए. डेल्टा बी इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी. इज दैट क्लियर? अब आप सोचोगे कि सर हमने ये 4 में मैक्सिमम वैल्यू क्यों ली, क्यों इसी को लिया? स्टूडेंट बहुत ही सिंपल बात है. अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि हर मेजरमेंट में एरर आएगी ही आएगी. यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द एरर. आपको इंटरेस्ट होगा कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें कितनी एरर आई है. यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन दैट. सो यू विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ मच मैक्सिमम एरर इज देयर इन माई एक्सपेरिमेंट. आपको किस बात में इंटरेस्ट होगा? आपको इस बात में इंटरेस्ट होगा कि मैंने जो मेजरमेंट किया है उसमें कितनी ज़्यादा से ज़्यादा एरर आई है. हमको वो जानने में इंटरेस्ट होता है ना. कितनी कम एरर आई है वो जान के कोई मतलब नहीं है. हम ये जानने में इंटरेस्टेड है कि मुझसे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा गलती हुई है. इज इट ट्रू? सो दैट्स वाई वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, प्लीज नोट डाउन दिस. ओके स्टूडेंट, आई हैव एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड द एरर इन सम. अब मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू फाइंड द एरर इन डिफरेंस. तो उसके लिए मुझे बस कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं, आपको समझ में आ जाएगा. सो ये सब वैसा के वैसा ही रहेगा, ये भी ऐसा कैसा रहेगा. वी वॉन्ट टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी वॉन्ट टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है. आई वॉन्ट टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज. कंसिडर एरर ऑन बोथ साइड. यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगी, देयर विल बी माइनस साइन हियर. ओके, यहाँ पर चेंज आएगा. क्या चेंज आएगा? a माइनस बी आएगा. ओके, मैं इस स्टेप को फिर से लिख देता हूँ. सो हियर इट विल बी a माइनस बी, ठीक है, प्लस और माइनस डेल्टा ए. अब ये जो माइनस है वो प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम माइनस प्लस डेल्टा बी. बुक में ऐसा सब नहीं देखने मिलेगा. ओके, अब ये z और ये a माइनस बी कैंसल हो जाएगा. प्लस और माइनस डेल्टा z डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा बी. सो डेल्टा z इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर इन z. अगेन इट हैज 4 पॉसिबल वैल्यूज. अगर आप इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करोगे तो वो ये ही 4 पॉसिबल वैल्यूज होगी. एंड अगेन यू विल हैव डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज अ मैक्सिमम वैल्यू. सो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ यू आर फाइंडिंग द एडिशन ऑफ, इफ यू आर फाइंडिंग द सम बोलो, एडिशन बोलो, सेम है. इफ यू आर फाइंडिंग द सम ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज, then the maximum, कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर. मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट. तो ये कंक्लूजन है एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस का, जो हमने डेरिवेशन किया उसका ये कंक्लूजन है. वो मैं यहाँ लिख देता हूँ. सो व्हाट वी राइट? Just a second. When 2 physical quantities are added or subtracted, then maximum absolute error in their result is sum of absolute error
एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। ओके, सो अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन करते हो या तो अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन करते हो, तो दोनों केस में जो फाइनल मेजरमेंट होगा, फाइनल मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी, z इज द फाइनल मेजरमेंट, तो फाइनल मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी दैट विल बी द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, whether you do the sum or whether you do the subtraction, the result is same. Is that clear? Okay, please note down this. Student, we are solving one example, example 2.8. The temperature of two bodies measured by thermometer are T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर इन देयर इन। क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एवरी मेजरमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। हर मेजरमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें ये T1 है टोटल मेजरमेंट, मतलब टेम्परेचर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एवरेज टेम्परेचर। और 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? इट इज द एवरेज एब्सोल्यूट एरर। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एरर का जो टॉपिक है, जो मैंने थियरी समझाई थी, उसके बेस पर मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था। वो अगर अच्छे से क्लियर होगा तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, टेम्परेचर ऑफ सेकंड बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। वी वांट टू कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब क्या? डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर हमको सब्ट्रैक्शन करना है। किसका सब्ट्रैक्शन करना है? T2 और T1 का सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सो टेम्परेचर डिफरेंस। सो सपोज T2 और T1 का टेम्परेचर डिफरेंस है T, तो T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यूनिट यहाँ पर लिखो, वो ज़रूरी नहीं है, मैंने लिख दिया है तो भी कोई बात नहीं। प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 20 प्लस और माइनस 0.5 प्लस 0.5। आप सोचोगे सर कैसे लिखा? अरे भाई, अभी तो आपको मैंने टॉपिक समझाया, एरर इन डिफरेंस z इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा b। तो उसका फाइनल क्या था? a माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। आप पूछोगे कि सर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर आपने प्लस क्यों किया? यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पर क्यों प्लस किया? तो स्टूडेंट, रीजन तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। क्या रीजन है? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैक्सिमम एरर। तो हमेशा जो एब्सोल्यूट एरर होती है, ये एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है, जो एब्सोल्यूट एरर होती है इंडिविजुअल मेजरमेंट की,
उसका हमेशा सम होता है, इस बात को याद रखना। 50 माइनस 20 इज 30 प्लस और माइनस 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड. So T is equal to this. I just check the answer कि बुक में क्या आंसर दिया हुआ है. स्टूडेंट, बुक के अंदर जो आंसर है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सेंटीग्रेड यहाँ पर लिखा है, मैंने कॉमन निकाला, 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड. समझ में आया? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ. यहाँ पर टेक्स्ट बुक में लिखा है 1 और मैंने लिखा है 1.0. स्टूडेंट, दिस आंसर इज मोर अप्रोप्रिएट देन दैट आंसर. आप बोलोगे सर वहाँ पर 1 लिखा है, आपने 1.0 लिखा है, तो क्या फर्क पड़ता है? स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इसका प्रिसीजन बताना है. जो मेजरमेंट आपने किया है उस मेजरमेंट का प्रिसीजन आपको बताना है. प्रिसीजन मतलब कि आपने डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक मेजरमेंट किया है. तो देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए. तो अगर आप 1 लिखते हो उसके प्लेस पर आपको 1.0 लिखना चाहिए. टेक्स्ट बुक में भले 1 लिखा है, मैं आपसे कहूँगा कि आप 1.0 लिखो. ओके, ठीक है. चलो, ये न्यूमेरिकल हुआ. अब एक टॉपिक है एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और अ कोशंट. ठीक है, इसको मैं जरा मिटा देता हूं. प्लीज नोट डाउन दिस. क्या है टॉपिक? एरर ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और कोशंट. कोशंट मतलब डिवीजन, रेशियो. सो देर आर 2 फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी A and quantity B. Quantity A is measured separately, quantity B is measured separately, and then we multiply quantity A and quantity B. So if we multiply quantity A and quantity B, the result will contain the error. So how much will be the error in the result, that we have to determine. So consider 2 quantities A and B. अब स्टूडेंट A को कैसे लिखेंगे हम? A इक्वल टू A प्लस और माइनस डेल्टा A, B इक्वल टू B प्लस और माइनस डेल्टा B. आपको फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूं कि दिस A इज द टोटल मेजरमेंट, दिस A इज द एवरेज मेजरमेंट, and this delta A is the average absolute error. Okay, let their product is Z. तो Z इज इक्वल टू A इंटू B होगा. दोनों साइड पर एरर कंसीडर करो. कंसीडर एब्सोल्यूट एरर. बोथ साइड. तो Z को लिखेंगे Z प्लस और माइनस डेल्टा Z, A को लिखेंगे A प्लस और माइनस डेल्टा A, B को लिखेंगे B प्लस और माइनस डेल्टा B. सो A इंटू B, A इंटू B, AB. A को डेल्टा B से मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस A डेल्टा B. B को डेल्टा A से मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस B डेल्टा A. अब यहाँ पर आप गलती से भी B को बाद में मत लिख देना. अगर आप B को A के बाद में लिखोगे ना तो फिर वो क्या हो जाएगा पता है? डेल्टा A भी हो जाएगा.
तो इट विल बी अ रॉन्ग। डेल्टा ए को डेल्टा बी से मल्टीप्लाई करो तो प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, वी हैव दिस z प्लस और माइनस डेल्टा z। अब ये z कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू ए बी है तो z इक्वल टू ए बी विल बी कैंसल। ओके, अब मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी है एब्सोल्यूट एरर इन बी। स्टूडेंट, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, कोई भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं 5-6 टाइम्स, और फिर मेजरमेंट करने के बाद जब हम डेल्टा ए फाइंड करते हैं, डेल्टा ए मतलब एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो जब भी हम डेल्टा ए फाइंड करते हैं तो डेल्टा ए इज वेरी स्मॉल। सिमिलरली डेल्टा बी इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। आप बोलोगे कि सर कैसे? एक काम करो, हमने जो एक न्यूमेरिकल किया है ना एरर के बेस, कौन सा न्यूमेरिकल, मैं आपको बताता हूँ उसका नंबर, एग्जाम्पल 2.7। एग्जाम्पल 2.7 में जो हमने डेल्टा टी फाइंड किया था, डेल्टा टी वो कितना था? वो था 0.11। कितना था? 0.11। तो अगर आप एरर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल करोगे, उसमें जो डेल्टा होगा, मतलब जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगी, वो हमेशा वेरी लेस होगी, मतलब डेसिमल में ही आएगी। तो ये लेस होगा, ये लेस होगा, तो लेस मल्टीप्लाई बाय लेस इज वेरी वेरी लेस। इस बात को फिजिक्स में याद रखना, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर नहीं, आगे भी बहुत जगह काम आती है कि इफ वन क्वांटिटी इज वेरी लेस, मल्टीप्लाइड क्वांटिटी इज वेरी लेस, उनका जो रिजल्ट होता है दैट इज वेरी वेरी लेस। मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 क्या होता है? 0.01। आंसर इज लेस देन दिस, बराबर। अगर आप 5 into 5 करोगे तो 25 आएगा, आंसर विल बी लार्ज देन 5 and 5। बट जब वैल्यू डेसिमल में होती है, 1 से लेस होती है, तो फिर जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज वेरी वेरी लेस देन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो समझ में आई मेरी बात कि डेल्टा ए इज वेरी लेस, डेल्टा बी इज वेरी लेस, सो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इज वेरी वेरी लेस। तो यहां पर मैं लिखूंगा डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, hence delta A into delta B can be neglected। इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको तो निग्लेक्ट कर दिया, तो बचा क्या? प्लस और माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस और माइनस A डेल्टा B प्लस और माइनस B delta A। Is that clear? We have this. Okay. अब क्या करो? Divide by Z equal to AB। दोनों साइड पर Z इक्वल टू AB से डिवाइड करो। लेफ्ट साइड को Z से डिवाइड करो क्योंकि लेफ्ट साइड में Z है, और राइट साइड में AB है ना, तो AB से डिवाइड करो। यहाँ पर बी डेल्टा आएगा। सो डेल्टा जेड को जेड से डिवाइड करो, प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड, प्लस और माइनस ए डेल्टा बी को अगर ए बी से डिवाइड करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी, प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए। इज दैट क्लियर? अगेन देर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज, बराबर। हम लेंगे मैक्सिमम वैल्यू, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। We have this
रिजल्ट, ये रिजल्ट आया हमारे पास। हमने किया z इक्वल टू ए बी। अगर हम z इक्वल टू ए बाई बी करते फॉर z इक्वल टू ए बाई बी कोशंट रेशियो बराबर, देन हमको यही आंसर मिलता, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। आई बात समझ में? तो इसके ऊपर से हम एक कंक्लूजन देंगे। इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, इफ टू फिजिकल क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड और divided, then maximum फ्रैक्शनल लिखो, रिलेटिव लिखो, मैक्सिमम फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर in their result is sum of fractional या तो relative, sum of fractional error in individual क्वांटिटी। तो ये हमारा कंक्लूजन है। इज दैट क्लियर? प्लीज राइट डाउन। पैम्पलेट में बहुत शॉर्ट में है, ठीक है? समझने के लिए ये पूरा समझना, लिखना पैम्पलेट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल 2.9, the resistance R is equal to V by I, where V is equal to 100 plus or minus 5 volt, I is equal to 10 plus or minus 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। ओके स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक के ऊपर बेस है? एरर इन कोशंट z इक्वल टू ए बाई बी। मैंने आपको a इंटू बी का तो समझाया और कहा कि a इंटू बी का जो है वही z इक्वल टू ए बाई बी का है। तो यहाँ पर है r इक्वल टू वी बाई आई। सो V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वो ओम्स लॉ के टॉपिक में पढ़ा होगा। V इज अ वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 5। 100 क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और 5 क्या है? एब्सोल्यूट एरर। 10 क्या है? एवरेज करंट। 0.2 क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन द करंट। सो R इक्वल टू V by I, considering error both side. So delta R by R is equal to delta V by V plus delta I by I। जैसे हम लिखते थे z इक्वल टू ए बाई बी का डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, उस तरह से, ठीक है? सो डेल्टा वी क्या है? ये है 5 बाई 100। डेल्टा आई है 0.2 बाई 10। सो 5 बाई 100 क्या होता है? 0.05, 0.02। सो दिस इज 0.07, ठीक है? सो डेल्टा आर बाय आर इतना हुआ। अच्छा, अभी ये जो आर इक्वल टू वी बाई आई है ना,
उसमें ये R क्या है, R इज एवरेज वैल्यू, तो हमको चाहिए एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो R इक्वल टू V बाय आई, V कितना है 100, I कितना है 10, सो R इक्वल टू 10 ओम। सो R इज व्हाट, R इज द एवरेज रेजिस्टेंस, मतलब मीन रेजिस्टेंस। मुझसे बार बार एवरेज ही बोला जाता है, बट वो राइट ही है, टेक्स्ट बुक में मीन लिखा है, एवरेज रेजिस्टेंस। ओके, सो देयरफॉर डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.07 इंटू आर, सो 0.07 इंटू 10, सो दिस इज 0.7, ठीक है। सो आर हमको मिल गया, डेल्टा आर हमको मिल गया, सो हम लिखेंगे रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे लिखा जाता है फाइनल रिजल्ट को, आर प्लस और माइनस डेल्टा आर, सो 10 प्लस और माइनस 0.7 ओम। लेट मी चेक द आंसर, यस, फाइंड द परसेंटेज एरर। अच्छा, उन लोगों ने परसेंटेज एरर पूछा है, कोई बात नहीं, मैंने पूरा कर दिया। चलो परसेंटेज एरर भी फाइंड कर देता हूँ, मैंने थोड़ा कुछ एडिशनल कर दिया। परसेंटेज एरर, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, कितना है डेल्टा आर 0.7, आर कितना है 10 इंटू 100, तो ये कितना हुआ 0.7 इंटू 10, सो दिस इज 7%। तो ये आंसर राइट है, ठीक है।